नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ने एक सुर में एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि ऑपरेशन सिंदूर तो तरकश से निकला हुआ बस एक तीर मात्र है। यानी कि इस तरकश में अभी और तीर बाकी हैं जो आतंकवाद के खिलाफ इस देश की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे समय समय पर। हालांकि वो समय कब आएगा और क्यों उसकी जरूरत पड़ेगी, कितनी उसकी जरूरत पड़ेगी, ये निर्भर इस बात पर करेगा कि आतंकवाद के मंसूबों को हमारे देश में अमली जामा पहनाने वाले जो लोग हैं, वो कितना अपने जो नापाक इरादे हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। अभी तो भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से जितनी सख्त चेतावनी पाकिस्तान को दी गई है और आतंकवादियों को दी गई है, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द कुछ ऐसी घटनाओं पर हम पुनरावृत्ति नहीं देखेंगे और जो विराम लगाने की दोनों तरफ से, भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से जो बात की गई है वो बनी रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री बिहार में जाकर अगर ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे खास मेहमानों के साथ प्रशांत देव, एसोसिएट एडिटर न्यूज 24 हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नल दिनेश नैन रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल देवानंद लामोरिया रक्षा विशेषज्ञ हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल शुभंकर मिश्र आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत कर्नल शुभंकर मिश्र आपसे करते हैं। प्रशांत देव जी जब तक जुड़े, क्योंकि ये खबर प्रशांत देव जी की है और जिस तरह से उन्होंने न्यूज 24 के तमाम दर्शकों तक इस बात को पहुंचाया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो कुछ कहा गया है राजनाथ सिंह और देश के प्रधानमंत्री दोनों की तरफ से, उसमें साफ है कि अभी भारत सरकार इस मुद्दे पर किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने की कोई भी, मतलब भारत इस मामले में एकदम सख्त चेतावनी दे रहा है। ये दोनों देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का संदेश, डॉक्टर शुभंकर मिश्र, ये संदेश इस देश की जनता को भी और आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोगों को भी। मीना जी, जय हिंद, नमस्कार। देखिए, ये जो संदेश है ये पाकिस्तान की सरकार को है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा वहां की आतंकी तंजीमें हैं। जब तक आप पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आतंकी तंजीमें और पाकिस्तान की अवाम, इन चारों को अलग अलग रूप में देखेंगी, तब तक आपसे अपना सही निर्णय करने में गलतियां होती रहेंगी। आपको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तानी तंजीमें जो हैं, जो आतंक का एपी सेंटर पाकिस्तान को बोला जाता है, वो किसी और कारण से नहीं बोला जाता। वो सिर्फ इसीलिए बोला जाता है कि पाकिस्तान में ये जो आतंकवादी संगठन है, एक ये फॉर्मल तरीके से उनके सिस्टम में इंटीग्रेटेड। तो एक तो पहली बात ये होती है। दूसरी बात ये है कि ये चेतावनी हर उस एक शख्स को है जिसकी आंखें भारत की तरफ उठ रही हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस गरिमामय पैनल के साथ जुड़ा हुआ हूं। और कर्नल देवानंद सर की जो कुछ दिन पहले एक बहुत ही वायरल क्लिप घूम रही थी, उससे मुझे एक क्यू लेके आपके माध्यम से जनता से निवेदन ये करना था, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने बिहार में ये कहा है कि वो सैनिकों का बहुत सम्मान करते हैं और बिहार के काफी सैनिक और पैरामिलिट्री बलों में लोग काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान, बजाय दिवाली में सिर्फ लड्डू खिलाने के, अगर भारत सरकार का ध्यान सैनिकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके ऊपर भी अपना ध्यान दें। वो आरओपी की समस्या है, एनएफयू की समस्या है, फिफ्थ पे कमीशन तक की हमारी जो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आज तक सेटल नहीं हो पाई हैं, और 8वें पे कमीशन की घोषणा कर दी गई। सीएपीएफ को जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय सपोर्ट करता है, अगर वो सपोर्ट हमें हमारे रक्षा मंत्रालय से मिले तो मुझे गर्व होगा ये बताते हुए आपको कि हमारे सैनिक जितना काम करते हैं वो, उसमें तो खैर कोई कमी नहीं आएगी, बट हाँ, उनके मोराल में और उनके परिवार के मोराल में 10 गुना बढ़ोतरी जरूर हो जाएगी। तो ये संदेश शायद हमारे सैनिकों के लिए भी है कि सरकार शायद अब उनके बारे में कुछ सोचे, क्योंकि बिहार की धरती से, मैं एक बिहारी हूं तो मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि बिहार की धरती से प्रधानमंत्री जी ने आज ऐलान किया है कि सैनिकों के बारे में शायद कुछ सोच रहे हैं। मीना जी। जी जी, कर्नल देवानंद, जिस तरह से कर्नल शुभंकर मिश्र ने संकेत दिया कि ठीक है, संदेश पाकिस्तान को या इसमें जितने भी कूटनीतिक, सामरिक, राजनीतिक जो संदेश छुपे हुए हैं, संदेश के साथ साथ एक
जब सरकार सत्ता में होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं चुनावी गणित भी बैठानी होती है। और एक बात बहुत लगातार उठ रही है कि बिहार चुनाव में इसका बहुत अलग इम्पैक्ट होगा, सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, कैसा होगा, जनता किस रूप में देखती है वो समय अभी दूर है, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर कर्नल शुभंकर मिश्र को ये कहना पड़ रहा है कि अब सरकार को सैनिकों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो इसका मतलब साफ है कर्नल देवानंद लामोरिया जी कि अब सरकार ये जो भाषणबाजी है या ये जिस तरह की राजनीतिक संदेश या कूटनीतिक संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाने के बिहार की जमीन से प्रयास हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अब आप ग्राउंड पर भी कुछ और कामों को रफ्तार दें। सबसे पहले आपको मीना जी नमस्कार, और कर्नल शुभंकर साहब का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने बड़े मेरी बात का समर्थन करते हुए मेरा मनोबल बढ़ाया। शुभंकर जी आपको नमस्कार। अब मैं आता हूँ। थैंक यू ब्रदर, जय हिंद जय हिंद। नेक्स्ट मैं अभी आता हूँ मीना जी, जो प्रधानमंत्री महोदय की जो जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय दुनिया को संदेश है, देश के नागरिकों को है, पाकिस्तान को है। और मैं मानता हूँ जितनी बड़ी आपके चैनल पे भी मैं कई डिबेट्स में आ चुका हूँ, और ये चीजें बिल्कुल बहुत साफ संकेत है हमारी भारत सरकार का, प्रधानमंत्री महोदय का, कि देखिए अब आतंकवाद के साथ किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। वैसे तो अब वो 2014 से कह रहे हैं, उन्होंने करके भी दिखाया जमीन पर, मैं ऐसा मानता हूँ। 2015 से लेकर के 2016 जब उड़ी हमला होता है, उसके बाद बालाकोट करते हैं, और अभी उन्होंने करके बिल्कुल, बिकॉज वो हमारे भारत के आज प्रधानमंत्री हैं, उनके लीडरशिप में ही फैसले किए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। भारतीय सेना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं मानता हूँ विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अनुशासन के साथ काम करता है, राष्ट्रभक्ति के साथ काम करता है। और जो शुभंकर साहब ने, मैं पहले उनकी बात कर रहा हूं। पहले तो जो अंतरराष्ट्रीय, देखिए पाकिस्तान को धूल चटाने का काम हो चुका है प्रधानमंत्री महोदय का, उसके अंदर मैं मानता हूं उनके दिशा निर्देश थे। सेना ने अपना, वैसे भी भारतीय सेना सदैव तत्पर रहती है, वो उसको कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है, वो अपने काम में माहिर है, और वो कैंटोनमेंट में हर काम अच्छा करते हैं। और जब पूरा देश आज के दिन ये स्वीकार करता है, भारतीय सेना ने गौरव बढ़ाया देश का, हर नागरिक को एक इकट्ठा किया है, और अब संदेश हर रैली में मोदी जी के इस प्रकार के आते हैं कि हमारा सेना, हमें गर्व की अनुभूति होती है। पर जो दूसरी बात जिसको लेकर के अभी शुभंकर साहब बता रहे हैं, मैं भी सबसे आग्रह कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए मीडिया हमारा वो स्तंभ है जो देश के साथ साथ सैनिकों की समस्या का भी अगर निवारण होता है तो सबको, और प्रधानमंत्री महोदय मैं मानता हूँ बहुत व्यस्त रहते होंगे, और उस लेवल पे इन चीजों का ध्यान नहीं है, क्योंकि हमारी सेना की एक वर्किंग एक एनवायरमेंट होता है जहां पर हम पब्लिक डोमेन में आके चर्चा नहीं करते हैं, और अगर कोई गलत होता है या परसीव किया जाता है उसको भी हम अपने तरीके से डील करते हैं। पर अब क्योंकि देखिए आपने इसको चुनाव से जोड़ा है, मैं 2-3 चुनावों में हिस्सा ले चुका हूं एज ए लाइक पार्टी की ओर से भी प्रभारी के नाते, और मैंने देखा है कि जब बात सकारात्मक तरीके से हम रखते हैं नागरिकों के सामने, तो सवाल के जवाब मिलते हैं। और अभी जो प्रमुख मुद्दे जो सैनिकों के हैं, समस्याओं से जुड़े हुए, मैं मानता हूं जो हम आयोग की मांग कर रहे हैं कि एक सैनिक आयोग बने जहां पर हमें पब्लिक में नहीं आना पड़े, सैन्य अधिकारी को लीड करें, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हो, और वो फैसला करें जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आयोग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एक सैन्य। और ये कई लोग कहते हैं कि हमने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बना रखे हैं, अरे दैट्स फाल्स। उनको क्या पावर है, वो क्या कर सकते हैं? वो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आदेशित करता है, उनका बेइज्जती और होती है। मैं तो कहता हूँ ऐसे ये कल्याण हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए विद पावर जो फैसला कर सके। तो मैं मानता हूं बहुत सारी समस्याएं हैं, उनपे भी मोदी जी से आग्रह कर सकते हैं, ध्यान देंगे। पर एक सबसे बड़ी बात है कि चुनाव क्या होता है। चुनाव के समय देश के नागरिक फैसला करते हैं कि उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो, और आज के दिन हर नागरिक मानता है कि भारतीय सेना ने देश का मान सम्मान गौरव जितना वो चाहते थे पूरा किया है। और अब आपके मार्फत आज हमें प्लेटफॉर्म मिला है हमारी समस्याएं बताने का, तो मैं मानता हूं चुनाव से पहले इस पे चर्चा शुरू होनी चाहिए। आयोग है, देखिए उसका नाम मैं 1 सेकंड और लूंगा,
इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया। क्यों दिया? सिंदूर इसलिए दिया, आप जैसी माताएं बहनें जो जो अपने अपने माथे पर सिंदूर रखती हैं और वो सिंदूर को पोंछने के लिए झिझकती नहीं है जब उनका पति बॉर्डर पे जाके देश के लिए कुर्बानी देता है। पर दुर्भाग्य है, इस देश में आज तक 75 वर्ष हो गए, एक भी कानून नहीं है जो सेना के कोई भी कर्मचारी, सैनिक हो या अधिकारी हो, अगर उसकी मौत हो जाए और उसका सिंदूर चला जाए तो उसको सरकार कानूनी तौर पर उसको एक अनुकंपा नौकरी दे, ऐसा कानून नहीं है। मैं उसकी गुहार लगाता रहता हूं, जब बाकी नौकरियों में आप करते हैं तो सेना का भी ध्यान रखें, ऐसा मेरा आग्रह है। और देश के लिए जहां तक के जी जी आप पूरी करें अपनी बात प्लीज। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सैनिक की भी अगर आप समाधान, मैं नहीं कहता मेरी देखभाल करो, हमारी सेना करती है और हमें बाहर पब्लिक डोमेन में नहीं आना है, पर उस वीर वीरांगना का क्या, जिसका सिंदूर को लेकर के आज पूरा हिंदुस्तान रैलियां कर रहा है, पर क्या किसी राजनीतिक व्यक्ति ने चर्चा की? बहुत प्रासंगिक आपका सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। और प्रशांत देव जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं पहले कर्नल दिनेश नैन बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आपके पास आ रही हूँ। कर्नल साहब, जो बात यहाँ पर देवानंद जी ने उठाई है, कर्नल देवानंद जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या वाकई में इस वक्त जरूरत है भारत सरकार को ये सोचने की कि ठीक है, हम सीमा पार पाकिस्तान को या आतंकवाद के खिलाफ हमारी सेना को जितना मजबूत दिखाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, सेना ने अपनी हमारी अपेक्षाओं पर हमेशा खरा उतरकर बेहतर परफॉर्मेंस दी है। हमें भी अब सेना के बारे में और बेहतर सोचने की जरूरत है। अपना ऑडियो ऑन करिए कर्नल दिनेश। आप सुनाई दे रहा है आपको? जी जी। देखिए मीना, सेना कभी भीख नहीं मांगती है, हक मांगती है। और जिस भी देश को सुरक्षा चाहिए उसे खर्च करना पड़ता है, वो अमेरिका हो चाहे भारत, चाहे रूस हो चाहे चीन हो, सब अपनी सेना के ऊपर खर्च करते हैं और करना पड़ता है, वो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है उनकी। आज की तारीख में अगर आप देखें कि पहली बार हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर की टेरिटोरियल आर्मी, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके अब भारत के जो सेना अध्यक्ष है उनको बोला गया कि आप इनमें से छटनी करके बंदे को ले लो। मैं नहीं समझता हूं कि चाहे 48 था, 62 थी या 65 की लड़ाई, 71 कारगिल, या जो भी हम लोग लड़े हैं, आज तक भारतीय सेना को कभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर सिलेक्ट करके, वो भी एट द पीक ऑफ टाइम जब लड़ाई हो रही है, विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन एंड विदाउट एनी ट्रेनिंग विद अदर ट्रुप्स, दूसरे ट्रुप्स के साथ में, आप अगर ऐसी सोच विचार रखते हैं तो भगवान ही भला करेगा। ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर मीना दोषारोपण करना गलत हो जाएगा। सेना के साथ में 1973-71 की वॉर के बाद से लेके अब तक लगातार चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, बीच में बीजेपी आई हो, फिर कांग्रेस आई हो, फिर बीजेपी आई हो, या बीच में जनता दल आया हो, या जो भी सरकारें आई हैं, लगातार मैं आपको बताऊं, हमारे साथ में आपकी सेना का एक तरीके से सोशल स्टेटस घटाने की कोशिश की गई है लगातार। बिल्कुल 1973 मैं शायद एनडीए में मीना 81 में गया था। उस टाइम पे जब हम स्कूल में बच्चे हुआ करते थे तो एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज का पेपर आता था, उसमें देखते थे कि कहाँ कहाँ पे अच्छी एम्प्लॉयमेंट है, और नंबर 2 पे डिफेंस फोर्सेज आती थी। आज आपको लेंस लेके ढूंढना पड़ेगा कि जो क्रीम है वो डिफेंस फोर्सेस की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही। नहीं जा रही। पहले आर्मी ऑफिसर्स और बड़े बड़े घरानों के बच्चे प्राइड फील करते थे सेना के अंदर जाने के लिए। आज कोई भेजता है? मैं नहीं समझता कि कोई भेज रहा है। ये क्यों हुआ? 73 तक हमारा एक डिफेंस पे कमीशन हुआ करता था, जिसमें हम लोग अपने जवानों का, जेसीओ का, ऑफिसर्स का सोशल स्ट्रक्चर देखते हुए, चाहे वो आईएएस हैं चाहे आईपीएस के खिलाफ देख लीजिएगा, बरखिलाफ कंपेयर करके पुलिस के खिलाफ, एक सोशल स्टेटस और एक फाइनेंशियल स्टेटस एक अलग तरीके से उसको देखा जाता था। परंतु शायद 1973 में इंदिरा गांधी जी को कुछ चीजें पसंद नहीं आई फील्ड मार्शल मानेकशॉ का,
और आईएएस लॉबी के अंडर में हमारे को पहला सिविल पे कमीशन में उठा के डाल दिया और डिफेंस पे कमीशन खत्म कर दी। तब से लेके अब तक क्या हुआ है मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। पंजाब पुलिस का एक जवान आपके सेना का जो ऑपरेशन सिंदूर में जो बॉर्डर पे लड़ रहा है ना मीना, उससे कम तनख्वाह लेता है वो पंजाब पुलिस के जवान से। भारतीय सेना की बात कर रहा हूं मैं आपसे। जी ये जी आपको जी पूरा का बिल्कुल। पूरा पिक्चर क्लियर कर देगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बाकी सब बातें जी। तो दूर की बातें हैं। पहले हम्म, अगर आपको याद हो मीना, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी सेना को बिल्कुल अलग रखती थी, किसी भी चीज में घसीटती नहीं थी, कोई उसके ऊपर टिप्पणी नहीं होती थी, कोई उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करता था, उसकी एक गरिमा बना के रखी हुई थी। आज देख लो आप, कोई बोलता है इनको इनको बाहर निकल के आएंगे तो चौकीदार बनाएंगे, कोई चीफ को गाली देता है, कोई बोलता है तो मरने के लिए तो है, जाओ बॉर्डर पे मरो। तो कौन मरेगा आपके लिए? ऐसे कहाँ जाएगा मनोबल इन जवानों का? और रही बात जो स्ट्रक्चर चल रहा था सेना का, अग्निवीर, मैं समझता हूं हम कुछ चंद ऑफिसर्स थे गिने चुने जिन्होंने बहुत ज्यादा इसके खिलाफ नेशनल टेलीविजन के ऊपर आवाजें उठाई थी। आज मीना ऑफिसर्स के लिए यूनिट्स के अंदर इन अग्निवीरों के साथ में काम करने के अंदर जितनी दिक्कत आ रही है ना, जितना वहां पे माहौल खराब हो रहा है, वो शायद एक कमांडिंग ऑफिसर ही बता सकता है किसी यूनिट का। हम्म 4 साल के लिए आप किसी बंदे को भेजते हो, 2 साल के बाद में सोचना शुरू कर देता मैं रहूंगा कि नहीं, बाहर कोई नौकरी देखूं, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि दुश्मन उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा पैसे से या जो भी आप नाम दे लो अलग अलग तरीके से। और 4 साल में उतनी ट्रेनिंग ही नहीं होती कि मैं उसको एज ए कमांडिंग ऑफिसर सीओ बन के मैं उसको ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस में भेज सकूं। तो मेरी सबसे पहली गुजारिश ये है, इमीडिएटली सेना की गरिमा और इसके मनोबल को रखने के लिए ये अग्निवीर सिस्टम तुरंत खत्म होना चाहिए। यही कारण है कि 2-3 लाख लोग जब 2 लाख के करीब लोग जब कोरोना के टाइम पे मीना नहीं भर्ती हुए, क्योंकि हमारी तो रिटायरमेंट होती रही 60,000 के हिसाब से, 2 लाख कम हो गए 12 लाख में से 10। फिर जो अग्निवीर आए वो 60,000 नहीं भर्ती हो रहे थे, 40, 42, 43, और उनमें से करीब 50%, 40% ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाते हैं। तो सैनिक तो सेना के अंदर गया कितना? अभी इतनी कम सेना के साथ में आपको जम्मू में भी प्रॉब्लम आ रही है, जम्मू कश्मीर में भी इधर से सेना हटाते हो उधर लेके जाते हो तो उधर पाकिस्तान घुस जाता है, टेररिस्ट को भेज देता है, उधर से इधर हटाते तो उधर भेज देता है। तो अभी ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर टॉप ब्रास चाहे माननीय प्रधानमंत्री हैं या जितने भी गणमान्य अलग अलग पार्टी के लोग भी हैं, देश के अंदर जो लोग हैं, अगर उनको ये दिखाई नहीं दे रहा और वो अंधे अंधे बने हुए हैं सबके सब, तो दुर्भाग्य, मैं इसमें और क्या कह सकता हूँ आप। जी जी कर्नल दिनेश जी, बहुत 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 ही जरूरी बात की तरफ आपका, और बहुत स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट, जिस बात को यहाँ पर देवानंद जी ने उठाया था, दिनेश जी ने जिसको आगे बढ़ाया, प्रशांत देव जी, सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री जो बिहार में जाते हैं या रक्षा मंत्री जो इस वक्त जो प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को दोहराते हैं, क्या इस वक्त भीतर में सरकार की इस बात को लेकर जो चिंतन मनन, सेना की गरिमा, सेना के गौरव को लेकर, हालांकि इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं निकाली जा रही हैं दोनों राजनीतिक दलों के द्वारा, लेकिन जो मूल विषय हैं सेना के, जिन पर चिंता होनी चाहिए और चिंतन होना चाहिए और समाधान होना चाहिए, क्या इस वक्त भारत सरकार समय निकाल पा रही है? क्या उसको लेकर भी कोई बैठकों का सिलसिला चल रहा है, या फिर सिर्फ बयानों के तीर ज्यादा चल रहे हैं इस वक्त? प्रशांत देव जी कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं। कर्नल शुभंकर मिश्र, मैं आपके पास आ रही हूँ जब तक प्रशांत देव जी वापस जुड़े। निश्चित रूप से क्योंकि आप जी, प्रशांत जी नहीं जुड़ पा रहे, प्रशांत जी का कुछ तकनीकी परेशानी है। तमाम जो लोग जो सेना से बहुत वास्ता रखते हैं, सेना का सम्मान करते हैं, और तमाम वो लोग जो राष्ट्रहित और राष्ट्र भक्ति की बातें करते हैं, कर्नल शुभंकर मिश्र, दिनेश नैन जी ने जिस बात की तरफ इशारा किया है, इस वक्त भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए।
मीना जी, देखिए, मैं आपसे थोड़ा ब्लंटली बोलना चाहूंगा कि हमारे देश में देशभक्ति जागती है 25 जनवरी की रात को, 14 अगस्त की रात को और 15 अगस्त की रात को, और 27 जनवरी की सुबह सो जाती है। उसके अलावा देशभक्ति तब जागती है जब ऐसे हालात पैदा हो जो अभी 22 अप्रैल के बाद पैदा हो। हमें सेना की और सैनिकों की याद तब आती है जब हमारे सर पे मुसीबत होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको अपनी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड की तब याद आती है जब कोई सोसाइटी के बाहर गेट पे हंगामा कर रहा हो। जैसा कर्नल दिनेश सर ने बोला कि अगर आपको अपनी सुरक्षा चाहिए तो सुरक्षा के लिए खर्च करना पड़ेगा, और ये खर्च हमारा मतलब सैनिकों का और पूर्व सैनिकों का हक है। हम कोई किसी तरीके से सरकार से किसी राहत की उम्मीद नहीं कर रहे। ये वो सारी चीजें हैं जिनके वादे पे एक फौजी फौज में भर्ती होता है। मैं आपको चंद एक उदाहरण देता हूँ। भारत सरकार ने एक कंपल्सरी हेल्थ स्कीम जो हमारी पहले थी उसकी जगह पर एक एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम लागू की, जिसको संक्षिप्त में ईसीएचएस कहते हैं। इसका तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए का बजट है सालाना, जो कि इस साल और हर साल की तरह इस साल वो बजट अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। नतीजा ये है कि आधे से ज्यादा इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स जहां पे फ्री ट्रीटमेंट होता था, उन हॉस्पिटल्स ने ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया है। तो अब जो एक्स सर्विसमैन अपने इलाज के लिए डिपेंडेंट थे, उनके पास वो सुविधा खत्म हो चुकी होती है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। ओआरओपी के ऊपर एक वन मैन जुडिशियल कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने आज से 7 साल पहले अपनी रिपोर्ट केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को सबमिट कर दी। उस रिपोर्ट की स्टडी करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई। उस हाई लेवल कमेटी की और उस रिपोर्ट को दबे हुए 7 साल से ऊपर हो चुके हैं, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। मैं साल में 3 या 4 बार रक्षा मंत्री जी को और रक्षा मंत्रालय को टैग करके सवाल पूछता हूं कि भाई ओएमजीसी की रिपोर्ट का क्या हुआ, बाकी तो आप छोड़ दो। एनएफयू का केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से लटका हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। सैनिकों की मूलभूत जो समस्याएं हैं वो आपको समझना पड़ेगा। एक सैनिक तकरीबन 90% भारतीय सेना 35 साल से 37 साल के बीच में सेवानिवृत्त हो जाती है, क्योंकि हमारे प्रमोशन के रेवेन्यूज बहुत कम। आज तक इन सैनिकों की पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, जबकि हर पे कमीशन में यह वादा किया जाता है कि इनके लिए लैटरल शिफ्टिंग होगी पुलिस में, और जो आपके सीपीओज हैं और साथ में आपके पीएसयूज हैं उनमें इनकी लैटरल शिफ्टिंग की जाएगी। लेकिन ये लैटरल शिफ्टिंग कहीं नहीं होती। हर राज्य सरकार, पहले जो डी ग्रुप होता था और सी ग्रुप होता था, सी ग्रुप में अब बच गया है। सी ग्रुप में 10% और 5% का इनका रिजर्वेशन है एक सर्विसमैन के लिए, बट वो कहीं भी भर्ती नहीं किया जाता। तो हमारा जो एक जवान है, जो ट्रेंड है, उस जवान को बाहर निकल के 17 या 19 साल की नौकरी करने के बाद जब वो वापस आता है, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की या छोटी मोटी नौकरी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब आप मुझे बताएं, जिस हम आज एयर डिफेंस की इतनी बातें कर रहे हैं, मैं आज से आपसे एयर डिफेंस की इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि ये घर घर में जाना हुआ नाम। आज जो एयर डिफेंस का गनर है, 17 साल जिसने एयर डिफेंस में गन चलाया, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे कि 17 साल की ट्रेनिंग को अनलर्न करके नई चीज सीखने में उसको थोड़ा समय तो लगेगा उस बीच में। और नई वो जब बाहर आ रहा है वो 35-36 साल का है, उसके पास तकरीबन 25 साल का प्रोडक्टिव एज बाकी है। इस 25 साल के प्रोडक्टिव एज में हम उस बंदे से क्या काम ले रहे हैं? अगर हम उससे चाहें कि वो बाहर आके गन चलाए, तो जैसा दिनेश सर ने कहा कि आप एक खुला मौका दे रहे हैं। 17 साल वाले को पेंशन मिलती थी तो, और वो थोड़ा सा संभला हुआ आदमी है। 4 साल वाले का क्या होगा आप ये सोच लीजिए, जिसको बूम उड़ाना आता है, और 4 साल में ये ध्यान रहे कि 6 महीने उसकी ट्रेनिंग के हैं और 4 साल में 6 महीने उसकी छुट्टियों के। तो बंदा इफेक्टिवली 3 साल यूनिट में रहता है और 3 साल में वो अपनी आगे की व्यवस्था में लगा रहता है, क्योंकि उसको पता है कि 4 में से 3 बंदे घर जाएंगे, और 4 में से 3 ये कैसे सिलेक्ट होंगे इसका कोई खास नीति निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है कि किस बेसिस पे ये किया जाएगा। यूनिट के अंदर बोर्ड ऑफ ऑफिसर होगा, अग्निवीरों की कोई एसीआर नहीं होती। आप किस बिंदु पे और किस विषय पे आप इनकी परीक्षा लेंगे? फिर आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू होंगे। जैसे ही ये पहला बैच खत्म होगा, आप ध्यान रखिएगा, इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर और सूबेदार मेजरों पे लगेंगे कि लोगों ने अपने जाति के, अपने राज्य के, अपने धर्म के लोगों की या पैसा लेके लोगों को अग्निवीर में कंफर्म किया। ये हर वो बंदा जो कंफर्म नहीं होगा वो यही आरोप लगाता हुआ आपको। सवाल ये है कि कोई भी जो आपकी मशीन है, मशीन के पीछे का आदमी महत्वपूर्ण होता है।
और उस आदमी के मनोबल को आपने 1952 को, दिनेश सर तो 1973 की बात कर रहे हैं, मैं 1952 की बात कर रहा हूं, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा कि हमें फौज की जरूरत क्या है, हमें फौज को डिसबैंड कर देना चाहिए। तो जहां हमारी राजनीतिक सोच ये है कि फौज को डिसबैंड कर देना चाहिए, उस देश में फौज के लिए आपके मन में सम्मान सिर्फ, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, 15 अगस्त, 26 जनवरी और ऐसे ही मौकों पे होता है, बाकी लेकिन 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 वो जो दौर था या वो जो सत्ता थी और आज की सत्ता है, उसमें बड़ा फर्क है। आज की सत्ता तो 56 इंच के सीने वाली है, जो पाकिस्तान को, जी हिना जी, मैं वापिस चाहूंगा, बीच में बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है। तब भी सत्ता नेता नहीं चलाते थे, सत्ता ब्यूरोक्रेट्स चलाते थे, आज भी सत्ता ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। और हर किसी को ये की जो परेशानी, फौज को सुविधा क्यों दी जाए, सबकी समस्या ये है, बजाय ये सोचने के कि फौज को और फौजियों को जब आप सुविधा देंगे, वो आपका इंश्योरेंस है। आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, 10 लाख की गाड़ी के ऊपर आप 10,000 20,000 रुपए का इंश्योरेंस हर साल देते हैं, जिसका कोई रिटर्न नहीं होता। यहाँ आपके जान माल की सुरक्षा एक सैनिक कर रहा होता है, जिसके लिए आपके दिल में कोई दर्द नहीं। जी जी, तो एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ हम इतनी बड़ी जंग की बात और इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी सेना की समस्याओं की एक उससे भी बड़ी फहरिस्त देख रहे हैं। और भारत की सरकार को अगर उस सूची का, यानी समस्याओं का जो एक सिलसिलेवार जितना यहाँ पर हमने जिक्र किया है पिछले 26 मिनट में, समझा जा सकता है कि जब बैठेंगे सरकार के साथ। लेकिन एक बड़ी परेशानी जो बात सामने आई है, मानिक शाह से लेकर आज तक ब्यूरोक्रेट्स और सेना के बीच में सत्ता का एक संघर्ष है। ये भी सत्ता का संघर्ष है, ये अलग तरह की सत्ता है। ब्यूरोक्रेट्स की अलग सत्ता है जो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं और उसमें किसी का पैर नहीं फंस जाए। इससे बचने के लिए, जिसका जिक्र यहाँ पर दिनेश नैन जी ने भी किया कि किस तरह से पूरा का पूरा आयोग डिसमेंटल किया गया सेना से जुड़ा हुआ। सवाल ये देवानंद जी कि इस वक्त जो केंद्र की सरकार है, उनको आप जैसे तमाम लोग, आप दिनेश जी और आप जैसे ही आपके समकक्ष और जो साथी हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार के साथ बातचीत नहीं होती या सरकार के प्रतिनिधि या ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, क्या एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को समय नहीं है और ब्यूरोक्रेट्स समस्या को सुलझाना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपकी बात सही मंच तक, अभी तो डोभाल जैसे व्यक्ति हैं, मेरे ख्याल से वो बेहतर समझते हैं सेना की जरूरतों को, तो ये उचित समय नहीं है जब इन समस्याओं का समाधान किया जाए। और 2024 के चुनाव में जितनी अग्निवीर ने नुकसान किया है, उसके बाद भी क्या केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी? देखिए, मीना जी, मैं इस चीज के बीच में आकर के एक बात बताना चाहूंगा। मौजूदा सरकार और पुरानी सरकारों में मैंने एक फर्क देखा है। हो सकता है मेरे साथी जो पैनलिस्ट हैं ये स्वीकार ना करें, क्योंकि मैं जब सेकंड लेफ्टिनेंट गया था, मुझे याद है वो दौर, मुझे कई किलोमीटर चलना पड़ता था, कई दिनों तक चलना पड़ता था रोड हेड से मेरी पोस्ट तक। इन्फेंट्री का हूं मैं, बिहार रेजिमेंट का हूं। और आज मैं जब कभी जाता हूं तो मैं सर्टनली मानता हूं कि बॉर्डर एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, वेपन सिस्टम बड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हुआ है, बहुत सारे सुधार हुए, तो ये मानना पड़ेगा देश को। और इसमें मेरे ना कहने से कोई सत्यता छुपती नहीं है। पर जो मुख्य मुद्दे हैं जो हमारे सैनिक सम्मान से, देखिए बहुत सारे विद्वान लोग हैं, अपने अपने विषय पे चर्चा कर सकते हैं, पर मेरा है सैनिक सम्मान। मैं उस सैनिक सम्मान की चर्चा करता हूं। सम्मान जो आज देखिए, एक सैनिक लड़ता क्यों है? अगर किसी को गलतफहमी है वो पैसे के लिए लड़ता है, तो मैं मानता हूं थोड़ा सोचना पड़ेगा उन लोगों को, यही कह सकता हूं। पर जब एक सैन्य अधिकारी और सैन्य अधिकारी की मंगेतर उड़ीसा के अंदर रात को पुलिस द्वारा मार पिटाई करने के बाद जब उसका विरोध हम करते हैं, तो एक वो कौन सा जुडिशियल आयोग गठित किया जाता है, और गठित किए जाने के 7 महीने बाद, वैसे मेरा कोई विश्वास है नहीं इन आयोगों में, और मेरे ख्याल से तीनों जो सैन्य अधिकारी बैठे हैं ये भी इसी बात से होंगे कि जो दिखावा है ना देश में कि हम आप में विश्वास करते हैं, जुडिशरी ऐसी है, पॉलिटी ऐसी है। देखिए, सरकार ने काम किया वो अलग बात है, पर इस आयोग ने 3 दिन पहले रिपोर्ट देखी है
कि उन चारों पुलिस वालों को जिन्होंने अन्याय किया था, सैन्य अधिकारी माइंडेड, वो यूनिफॉर्म में था, मेरी तरह वेटरन नहीं था, मेरे जैसे तो रोज मार खा रहे हैं देश में, खाते रहेंगे हम जब तक आप खिलाते रहेंगे, पर वर्दी को मार खिला करके उस आयोग ने उसको बरी कर दिया। अब क्या होगा, वो जो महिला जो जिसकी शादी होनी थी, जिस सैन्य अधिकारी को सेना डंडे मारेगी, मैं आपको बता दूं कि तुमने हमें बदनाम करा दिया। नंबर 2, वो उम्र भर कोर्ट के चक्कर काटेगा। तो ये सम्मान नहीं है हमारा। इसलिए जो दूसरे आयोग वाले, अब बताए, पुलिस ही मारती है, पुलिस ही इंक्वायरी करती है, और फिर वो जुडिशियल इंक्वायरी, जो दोनों पुलिस और जुडिशरी तो आसपास ही रहते हैं ना, हमारी क्यों सुनेंगे? अरे ये एग्जाम्पल उड़ीसा का हमारे सामने, इसलिए आयोग बने। दूसरे में सम्मान की बात कहूं, सैनिक जब रिटायर होता है, नैन साहब ने बहुत अच्छी बातें की, शुभांकर साहब ने भी की, पर मेरी एक, मैं राजस्थान में रहता हूं और मैंने कई महीनों से, कई वर्ष हो गए मुझे आंदोलन करते हुए, और वो ये था कि जब सेना का सैनिक रिटायर होता है, बहुत अच्छी बातें बताई इन्होंने, जो पुनर्वास योजना है, ऐसे ये राजनीतिक तंत्र गंदा है, घटिया है, अमानवता का व्यवहार करता है। राजस्थान में सैनिक को जाति में बांट दिया पुनर्वास की योजना के अंदर, हमने विरोध किया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मैं आपको बताना चाहूंगा, और अब दूसरी सरकार है, इन्होंने तो मोहर लगा दी इस पर। तो ये इस तरह के जो हमारे सम्मान से खिलवाड़ करते हैं, जाति में बांटते हैं। थोड़े दिन पहले देखा आपने कर्नल सोफिया जी को, अरे वो सैनिक है और वो काबिल है, इसीलिए तो वहां सामने आई दुनिया के, और उसको ये कहते हैं तुम मुसलमान हो इसलिए। ये मानसिकता गंदी है इन लोगों की। पर लास्ट बात जो मैं आपसे रखना चाहूंगा, जब सैनिक सिविल डोमेन में आता है, उसकी उम्र छोटी होती है। पुनर्वास की योजना देश ने निर्धारित की थी, उसने भीख नहीं दी हमें। जब देश ने निर्धारित की उस योजना को, उस योजना के अंदर आज ये हालत है, मैं सबको कह सकता हूं, देश के नागरिक ये बड़ा गौरव महसूस करते हैं कि हमारे सेना के सूबेदार मेजर या ऑनरी कैप्टन साहब को या नॉन कमीशन को घर के बाहर बंदूक देकर के 5,000 में खड़ा करते हैं, क्योंकि मजबूर है वो। और राजस्थान में तो हद हो गई साहब, राजस्थान की सरकार ने एक रेक्सो नाम का एक भूत खोल रखा है, मैं भूत बोलता हूं उसको मीना जी। उसके अंदर ये 7,000 में सूबेदारों को नौकरी देते थे। मैं आपको कह सकता हूं अब वो 18,000 हुआ है। पर ऐसा अन्याय क्यों? मिनिमम वेजेस क्यों नहीं दे सकते? अगर आप नहीं दे सकते तो फौज को डिसबैंड कर दो यार, पुलिस को लगा लो, पैरामिलिट्री फोर्स को लगा लो, हम भी गुहार नहीं लगाएंगे। पर अगर मेरे सैनिक और मेरे मान सम्मान पे चोट पहुंचेगी तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। पुनर्वास या तो करो, नहीं करो तो प्रॉपर मिनिमम वेजेस की धारणा के साथ करो। और हमारी महिलाएं जो है, तो हमारी बहन बेटियां हैं, अरे एक चंडीगढ़ में आपने इतनी मार पिटाई की कर्नल साहब की वर्दी वाले को, और मैं आपको बता दूं क्या हुआ, वो जो पुलिस के जो एसपी थे, जैसा मुझे ज्ञान है सोशल मीडिया से, उनका प्रमोशन कर दिया गया। जयपुर के अंदर एक हमारे कर्नल साहब की पिटाई की रोड रेज के केस में, उनके जो एसएचओ थे उनको डीएसपी बना दिया। तो ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री महोदय, आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। हमारा मान सम्मान और हमारी जो अधिकार है, जिस प्रकार कर्नल नैन साहब ने बताया कि पे कमीशन हमारा अलग था, अलग करें। अधिकार के लिए भीख नहीं मांगेंगे हम, पर सम्मान को चोट ना पहुंचाओ। क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हैं नाम ही ऑपरेशन का सिंदूर रखा, नाम ही रोज सेना के नाम की तिरंगा यात्रा, भारत माता की जय। अरे जिस सैनिक के लिए आप तिरंगा यात्रा कर रहे हो, आप गवाही दे दो, आज तक इतने दिन हो गए, एक तिरंगा यात्रा में कहीं कोई सैनिक नजर आया, कोई वीर माता नजर आई? नहीं आई। वसाट बंद करना पड़ेगा। बड़ी विडंबना है कि चर्चा करने हम बैठे देश के प्रधानमंत्री के तर्कश के तीर और कौन कौन से सामने आएंगे ये समझने के लिए, और समझने ये पड़ा कि जो जिसमें तर्कश रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जिसमें तीर रखते हैं, वो तर्कश दरअसल कितना खोखला है, कितना खाली है, और कितनी सारी वहां पर छेद हैं उसके भीतर। कर्नल दिनेश नैन जी, इन छेदों की जानकारी क्या इस देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कैबिनेट सेक्रेटरी, इन सबको नहीं है? नहीं है, दिखावा है। नहीं है, दिखावा है, शोबाजी है, सेना के साथ में खिलवाड़ है। देखिए, शायद एक मैं न्यूज चैनल का नाम नहीं लूंगा, नेशनल न्यूज चैनल है, सुधांशु जी थे और मैं भी उस टाइम पे उनके साथ डिबेट में था। 1.5 साल से ऊपर हो गया शायद।
मीना, जब हम लोग जब यहाँ से अंग्रेज गए ना, तो उस टाइम पे भारतीय सेना का जो रुतबा था, जो सोसाइटी में छवि थी, जो स्टेटस था, सोशल स्टेटस था, फाइनेंशियली भी वैसे भी, उसमें अगर आप पर्चे उठा के देख लो, आईएएस और आईपीएस आर गेजेटेड ऑफिसर्स, डिफेंस ऑफिसर्स आर बेसिकली कमीशन्ड ऑफिसर्स, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा कमीशन किए जाते हैं। ये ब्रिटिश लिगेसी है। और हमारा जो बेसिक्स है, इनिशियली जब हम लोग बनते हैं ऑफिसर, डिफरेंस था। एक डीसी उस टाइम पे मेजर एक चिट्ठी लिखता था, जब मैं लेफ्टिनेंट था, तो डीसी साहब उसको फटाफट जवाब देते थे। आज ब्रिगेडियर साहब भी लिखता है तो कोई पूछता नहीं है। और ये जितने भी किस्से बताए जा रहे हैं कि आर्मी की वर्दी में होकर के कर्नल साहब को पुलिस पीट रही है, सैनिकों को पीटा जा रहा है, हमारे जवानों को पीटा जा रहा है, आपको इससे इससे नजर नहीं आ रही है क्या है? इसमें क्या डिबेट की जरूरत है हमको? वी आर मिसट्रीटेड नाउ। और इस सेना के अंदर कोई भी जो जज्बे वाले लोग हैं, जो गर्म खून वाले लोग हैं, जिनमें देश के लिए मर मिटने का जज्बा होता था, ऐसे परिवारों के बच्चे नहीं जा रहे हैं। कोई नहीं जा रहा है। आपको सब कुछ, कोई अमेरिका भाग गया, कोई आईएएस में चला गया, कोई आईपीएस में चला गया, छटनी करके छन्नी से जो बचा खुचा मिलता है ना, उसमें से भी पूरे नहीं हो रहे। एनडीए की जाके देख लीजिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में 300 से ऊपर 11,000 वैकेंसी होती है, 240 भी नहीं जाते हैं। धीरे धीरे करके इस देश की सेना को, मैं सेना नहीं बोलूंगा मीना, ये देश की आन बान शान है। ये जो अभी हुआ ना ऑपरेशन सिंदूर, इसके दौरान में देखो, अभी एक मिलिट्री का नेशनलिज्म उभरा हुआ है। मिलिट्री नेशनलिज्म बोलते हैं इसको मीना, आर्मी का उभरा हुआ है। और ये कुछ दिनों का बुलबुला है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से कमजोर करोगे, मैं तो खुल के बोलता हूं, सेना का स्टेटस गिराने के लिए आईएएस और आईपीएस लॉबी ने काम किया, क्योंकि ये अपने आप को सेना से ऊपर ले जाना चाहते थे, और ये कामयाब हुए। और जितने भी राजनेता हैं, उन्होंने इनकी मदद की। नेक्सस है इनका आपस में। अब हम बोलते रह जाएंगे, आप मुझसे डिबेट करती रह जाएंगी, लेकिन इसको सुनने वाला कौन है? मैं लिख के दूं आपको, कोई भी नहीं सुनने वाला, कोई नहीं है, पूरे देश में कोई नहीं है। सो ये तो तभी मालूम हिम्मत चलेगा ही नहीं है जब आने वाले कर्नल, टाइम में हिम्मत इस ही नहीं है देश में। आई सेड हिम्मत नहीं है देश को स्वीकार करने की। आप सही कह रहे हैं। मैं तो देखो यार, मैं कट्टर फौजी हूं। मैं तो ना मैं बीजेपी का हूं, ना मैं कांग्रेस का हूं। आई ऑलवेज फाइट फॉर माई यूनिफॉर्म। मेरे पिताजी शहीद हुए थे 65 की लड़ाई में, सेकंड लांसर्स में से सियालकोट के अंदर, और हमारे बच्चे फाइटर पायलट्स हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मीना आपसे कि मतलब आज आज बाहर जाता हूं ना, तो कर्नल नहीं बोलता हूं अपने आप को, क्योंकि अगर मैं किसी तहसीलदार के ऑफिस में चला गया या एसएचओ के ऑफिस में चला गया, एसएचओ छोड़ो, मुंशी तो बाहर बैठता है, मीना वो कुर्सी ऑफर नहीं करता है कर्नल बोलने के बाद। तो मैंने कर्नल बोलना ही बंद कर दिया। मैं जाके बोलता हूं, भाई साहब दिनेश ने नाम है मेरा, बैठाना बैठा, नहीं बैठाना बैठा। अरे कम से कम उस कर्नल की गरिमा को तो बचा लूं। ये हाल है। अब इसके बारे में आप हमसे क्या सवाल कर रहे हो? मैं तो ये कहूंगा मीना जी, अपना कैमरा उठाओ और ये सब बातें हमें सामने बिठाओ। जो हमें मतलब मुझे नहीं, जो भी जिसको भी आप दिल करता है, हमें कोई ख्याति नहीं चाहिए। और बिठाओ उनके सामने और बात कराओ कैमरे पे कि आओ जी बात करो, जवाब दे जरा। हमारे मिलिट्री के जो प्रमोशंस हैं मीना, प्रमोशन, और एक सेकंड लूंगा अगर इजाजत दे तो, एक सेकंड। हमारे जो प्रमोशंस हैं सीनियर ऑफिसर्स के, पूरी दखलंदाजी आज की तारीख में पॉलिटिकल। और मैं आपको बता दूं, अभी 2 दिन पहले जो एयर चीफ जो है बिल्कुल कट्टर फौजी है, उसने जो वक्तव्य दिया है कि ना टाइम पे मुझे हवाई जहाज मिलते हैं और ना ही कोई प्रोग्रेस देख रहा है चीजों की, आप लिख के ले लेना। आज से 6 महीने बाद या जब भी वो रिटायर होते हैं, सी व्हाट हैपेंस। देशभक्त नहीं है लोग, देशभक्तों को मारने वाले लोग हैं, देशभक्तों पे अटैक करते हैं जी, और अपने आप को देशभक्त बोलते हैं। बड़ी बड़ी विकट परिस्थिति है। और ऐसा नहीं मानती मैं दिनेश जी की सरकार सुनती नहीं है, या सरकार को सुनना ही पड़ेगा।
आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो देर से, हमें नहीं तो किसी और मंच पे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, सोई हुई सरकार रह नहीं सकती। सरकार को तो सजग और चिर निद्रा से उठा हुआ ही हमेशा हमेशा जागते रहने की स्थिति में ही रहना होगा। सरकार के पास या देश के मुखिया के पास ये सारी बातें पहुंच नहीं पाती है, कोई पहुंचा नहीं पाता है, उनके पास समय की कमी है या विजन की कमी है। जो भी है, स्थिति अच्छी नहीं है। शुभंकर जी, लास्ट प्रतिक्रिया आप। मीना जी, मैं कर्नल देवानंद साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए बोलूंगा, ये सत्य है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में और वेपनरी में काफी सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं मूलतः अपने प्रश्न में फिर से वापस आऊंगा कि व्हाट अबाउट द मैन बिहाइंड द मशीन। आप उस सैनिक का, उस सैन्य अधिकारी का जब तक मनोबल का ध्यान नहीं रखेंगे, उसके परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे, उसकी विधवाओं और उसके अनाथ बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे, और उसके असमय रिटायर होने के बाद, मैं असमय जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि रिटायरमेंट की एज जल्दी है, उसके जी असमय रिटायर होने के बाद उसके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करेंगे तो आप अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा जी रिस्क ले रहे हैं जो आज हमें पता नहीं चला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश के प्रधानमंत्री ने एक तीर निकाला, लेकिन तर्कश की स्थिति का इस वक्त चर्चा हमने खास मेहमानों के साथ, उन लोगों के साथ जो इस देश में सेना का अहम हिस्सा रहे हैं, आज भी खुद को मानते हैं और दरअसल हैं भी, और जिन्होंने बहुत करीब से ग्राउंड में जहां बॉर्डर पर रहकर सेना की सीमाओं को महसूस किया है और सीमाओं पर जो परेशानियां हैं उनको तकरीबन करीब से देखा है, उन परेशानियों के लिए उनकी चिंता बहुत बड़ी विडंबना की स्थिति है। उम्मीद करते हैं केंद्र की सरकार इन चिंताओं को जरूर एड्रेस करेगी और अपने तर्कश से तीर निकालने से पहले अपने तर्कश को मजबूत करेगी। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।